बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरी बात करेंगे आज पाकिस्तान की पुलिस। पुलिस पैसा, पार्टी, करप्शन, बदनवानी। पुलिस का जो काम है कानून नाफिज करना, मगर आजकल कानून नाफिज नहीं करना, माल कमाना, पैसा पैसा पैसा, हर वक्त पैसा। पुलिस का नाम अब लिया जा रहा है तो कहते हैं जी पैसा। ये सब कैसे? माजी की पुलिस, कानून की बालादस्ती, वर्दी देख के अच्छे भले लोग हिल जाते थे, कांप जाते थे। बड़े से बड़ा क्रिमिनल, बड़े से बड़ा मुजरम पुलिस की वर्दी से खौफ में डर जाता था। अब डर खत्म, पैसा, सब कुछ, कोई खौफ नहीं। और कानून की बालादस्ती आस्ता आस्ता ख़त्म होते हुए हमारे निज़ाम के अंदर एक अजीब किस्म का धब्बा बनता जा रहा है। ये सब क्यों, कैसे और क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? सारे सूबों के अंदर पुलिस की वर्दी के अंदर थोड़े से अच्छे लोग भी हैं, मगर ज़्यादातर निचली सतह पे अजीब तमाशा। एक नया निज़ाम, नई कहानी, पुलिस वर्दी, पुलिस गर्दी कैसे बनती जा रही है, आज इस पे हम खरी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों में बड़े अच्छे पुलिस अफसरान मौजूद हैं। गुलाम कादिर थेबो साहब, आपकी मेहरबानी, आप एडिशनल आईजी पुलिस रहे और ख़ुद आपके साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई कि 21 ग्रेड में रह के 22 ग्रेड अपने ही लोगों ने ना दिया। इस पर भी बात करेंगे तो क्या वो तमाशा हुआ। मेहरबानी आपकी। सीके चाचड़ साहब किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, डीआईजी पुलिस रह चुके और ख़ुद उनका ताल्लुक़ आजकल जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाकू कच्चे में, उस शहर से ज़ाती उसका ताल्लुक़ भी है। चाचड़ साहब आपकी मेहरबानी कि आज आपने खरी बात में वक्त दिया। तीसरे मेहमान नज़ीर खुद साहब, बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ और लास्ट स्पेशल ब्रांच के डीआईजी भी रहे बलूचिस्तान के, और बलूचिस्तान के अंदर बड़ी उनकी अहम पुलिस के अंदर खिदमात। और आपके साथ भी वही कि पुलिस के अंदर अपनों की बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। नज़ीर खुद साहब आपकी मेहरबानी। सबसे पहले आप 3 दहाइयों से ज़्यादा पुलिस में वर्दी पहन के चले। वो वर्दी जो कानून के नाफिज करने के लिए अहम थी, पुलिस की राइफ़ल या बंदूक से पहले लाठी चल जाती थी। ये हुआ क्या पुलिस के अंदर कि जो पुलिस की वर्दी से खौफ लोगों का ख़त्म होकर सब रिश्वत माल देने का पुलिस को धंधा कब से, कैसे, आपने आँखों से क्या देखा? शुक्रिया, मेहरबानी। अब देखें, मैं ये बात करूँगा कि देखें पुलिस भी इस ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा है। तो बेसिकली आप देखें कि पाकिस्तान में ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी की ही हुकूमत रही है। जब से कायद-ए-आज़म और लियाकत अली ख़ान के बाद फ़ौरन ब्यूरोक्रेसी आ गई थी और डायरेक्टली उन्होंने गवर्न किया, तो उनके में बहुत ताकत थी उस ज़माने। फिर आस्ता आस्ता फिर हालात चेंज हुए, फिर पॉलिटिकल सिस्टम आया, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी की वो चीज़ नहीं रही जिसमें पुलिस भी शामिल है। और आस्ता आस्ता वो इम्पोर्टेंट, वो जो दबदबा था या वो जो एक वो चीज़ थी पहले, चूँकि पहले तो ब्यूरोक्रेट्स डायरेक्ट गवर्नर जनरल बन गए थे और दे वर रनिंग द शो। तो उसके बाद फिर आस्ता और ब्यूरोक्रेट भी आए, लेकिन फिर कुछ पॉलिटिशियंस आए, तो उसके बाद डेमोक्रेसी आई, तो उसके बाद आस्ता आस्ता वो जो बहुत एक्स्ट्रा पुलिस के पावर्स थे या जो वो चीज़ें थी वो आस्ता आस्ता कम हुई। जो पहले लोग डरते थे, फिर लोगों को एक सोशल मीडिया भी आ गया, प्रिंट मीडिया भी आ गया, अवेयरनेस भी आ गई, तो तभी कोई खौफ नहीं। तो उसमें फिर ज़ाहिर है पुलिस पे तनकीद भी खुल्लम खुल्ला होने लगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह बाकी ब्यूरोक्रेसी ने ज़्यादतियाँ की हैं या गलतियाँ की हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट हर जगह होते हैं, बुरे भी हर जगह होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस में भी अच्छे और बुरे हैं ब्यूरोक्रेट।
लेकिन उसमें ज़्यादा जो है वो कम हैं अच्छे लोग, और उस वजह से आउटकम जो रिज़ल्ट आया वो ये आया कि अभी चाहे हम कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तान के लोग ये बाय नहीं करेंगे कि हमारी पुलिस अच्छी है। और वैसे भी पुलिस का काम थोड़ा मुश्किल है, डिफरेंट है। लॉ इन्फोर्समेंट का काम हमेशा दुनिया में पुलिस को माइनॉरिटी समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एज़ कम्पेयर टू अदर पुलिस सर्विसेज इन द वर्ल्ड, उसमें अगर आप रैंकिंग में देखें तो पाकिस्तान की जो पुलिस की रैंकिंग है वो जो होनी चाहिए वो नहीं है, और वो कम है। उसमें जो है करप्शन का भी आप बिल्कुल आपने करप्शन सही में मैं कहा। जाऊंगा जी, जी। सीके चाचड़ साहब, आपने भी कई दहाइयाँ पुलिस के अंदर गुजारी, अहम जिम्मेवारियाँ निभाई। ये पुलिस के अंदर सिस्टम करप्शन का कब और कैसे, किसने इसका बुनियाद रख डाला? थैंक यू। बात यह है कि ये शुरू से ही है, शुरू से ही? मगर अभी मतलब पाकिस्तान बनने से पहले से ही आप कह रहे हैं, या पाकिस्तान बनने के पाकिस्तान बाद? बनने से पहले भी थी ये पहले बात, भी करप्शन थी? थी, मगर नॉमिनल, न होने के बराबर, और लोग डरते थे, करप्शन करते हुए डरते थे। छोटा अफसर हो, बड़ा अफसर हो, नीचे स्टाफ हो, डरते थे। अब डर ख़त्म हो गया है। फिर डर जो ख़त्म हो गया है तो उसमें मेन वजह जो है, एक तो पूरा ओवरऑल पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौल है सरकारी अदारों में, वो फिर जो भी वक्त की गवर्नमेंट है, चाहे वो सियासी है कोई भी है, तो उनकी प्रायोरिटी चेंज होती रहती हैं। और असल में जो इसका क्रक्स ये है कि पुलिस का जो काम होना चाहिए वो करने नहीं देते, पुलिस का जो काम होना चाहिए वो करने नहीं देते। कौन नहीं जो करने? सिस्टम ऊपर का जो भी सिस्टम है, पुलिस खुद सिस्टम नहीं है? पुलिस का अपना भी सिस्टम है, पर वो भी कहीं देखते हैं ना, वो भी कहीं, हाँ वो भी कहीं देखते हैं ना। तो वो जो है ओवरऑल गंद सारा फैलाया है, तो ज़ाहिर है पुलिस भी तो बाहर उससे बच नहीं सकती। मगर चूँकि पब्लिक से इनका गहरा ताल्लुक़ है और लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, तो लिहाजा क्रिटिसिज्म पुलिस पे ज़्यादा होती है। हालांकि इतनी ही करप्शन दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी है। बिल्कुल होती है। मैं नज़ीर कुर्द साहब के पास आऊँगा। नज़ीर कुर्द साहब, आप DIG पुलिस रह चुके, ये पाकिस्तान में सारे सूबों के अंदर देखा जाए पुलिस के नाम पे बहुत सारे, जैसे चाचा साहब भी कह रहे हैं कि ऊपर प्रेशर होता है, दबाव होता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर में आकर बहुत सारे गलत फैसले करते हैं। तो फिर रिश्वत क्यों लेते हैं? तो दबाव के अंदर तो फिर काम करना चाहिए, मगर उसके बावजूद भी, प्रेशर आने के बावजूद भी पैसा क्यों? देखें, बात ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप मेरिट को प्रमोट करें ना। जब तक आप मेरिट पे किसी की पोस्टिंग नहीं करेंगे, राइट फ्रॉम IG अप टू SHO, सब पैसे दे के आते हैं ना, नॉट क्या? पैसा, सिफारिश है, पॉलिटिकल वो होते हैं। मेजॉरिटी तो आजकल मैं अपने सूबे बलूचिस्तान में मैंने काफ़ी सर्व किया है, इवन सिंध, पंजाब, एवरीवेयर DPO आता है किसी मिनिस्टर की सिफारिश पे, ठीक है, या उस इलाके के MPA या MNA की सिफारिश पे। आप मुझे बताएं कि DPO किसको सर्व करेगा? उसी को IG पुलिस को सर्व करेगा या उस मिनिस्टर को करेगा? उसी को करेगा ना। तो फिर आप मुझे बताएं कि अच्छा, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं, आई एम सॉरी टू से, कि DPOs प्रॉमिस करके आते हैं कि जी मिनिस्टर साहब आप मेरी पोस्टिंग करें, इतने पैसे मैं कमाऊंगा, इतने आपको दूंगा। हाँ, आजकल कितना रेट चल रहा है पैसे कमाने का? DPO कम से कम कितना पैसे? इट डिपेंड्स डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। यस, कितनी डिस्ट्रिक्ट में कितना माल मिलता है उस हिसाब से? तो इट्स वेरी लाखों से करोड़ों में हो अनफॉर्चुनेट, सकता है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि पुलिस को देखें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपका अगर ठीक हो ना, आपके सारे निज़ाम ठीक हो जाएंगे। एक गरीब आदमी है, देखें, पैसे वाला है, इन्फ्लुएंशियल है, पॉलिटिकल फिगर है, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है ना। वो एक फ़ोन पे DPO को, DIG को, IG को वो कर लेता है और नीचे हुक्म जारी हो जाता है, SHO को, वो उसका काम हो जाता है। आप मुझे बताएंगे गरीब आदमी वो क्या करेगा? पहले तो जाएगा वो FIR के लिए ना, वो दर बदर जो है ना बेचारा, वो रोजनामचे में एक रिपोर्ट लिख लेते हैं कि चलें जी ठीक है, FIR होता नहीं है। तो मतलब देखो, गरीब आदमी का काम कौन करेगा? आप मुझे बताएं ना। गरीब आदमी का कौन काम करेगा? गरीब की तो FIR भी नहीं कटेगी, FIR के लिए भी 2-4 हज़ार पे उसकी जेब में होना। देखें, जो मेन यूनिट है वो ताने का, वो SHO है ना, डिस्ट्रिक्ट का जो मेन यूनिट है वो SHO ताने का हुआ है। अब SHO आता है वो भी पॉलिटिकल्स पे, पैसे दे के, किसी मिनिस्टर या पैसे दे के या पॉलिटिकल सिफारिश लगा के
अब अगर आईजी खुद सिफारिश पे आया है तो आप मुझे बताएं उस मिनिस्टर को इनकार करेगा? या अगर नहीं भी आया सिफारिश पे तो उसने तो आईजी रहना है ना, या सीएम की बात को इनकार करेगा? वो नहीं करेगा। अब एसएचओ भी, मतलब मैं हम खुद डीपीओ रहे हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट में मुझे याद है कि मैं जब गया तो उसने कहा कि ये एसएचओ जी आप उसको नहीं ला सकते हैं, फ़िलाने मिनिस्टर का है, फ़िलाना एसएचओ उसको आप नहीं ला सकते हैं, वो फ़िलाने का है। तो मैं हार्डली मेरे ख्याल 6 महीने थे, मैं खुद वॉलंटियर करके उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया। मैंने कहा कि अगर डीपीओ एसएचओ की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकता है तो फिर मतलब लोगों को मैं क्या इंसाफ करूँगा ना। और एज ए डीआईजी जब डीपीओ को हम कहते थे कि भाई ये आपके एसएचओ की कंप्लेंट है, बोले सही मैं क्या करूं, फिलहाल मिनिस्टर साहब ने लाया है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। समटाइम्स तो फिर यही है कि उसको मैं मजबूरन मुझे सस्पेंड करना पड़ा कि भाई डीपीओ साहब आपका काम मैंने आसान कर दिया, अभी आप किसी और को लगा ले। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो किसी और की सिफारिश की है कि चलो जी ये इसको सस्पेंड कर दिया, अब इसको लगा लें। तो मेरिट जब नहीं होगा ना, नालायक लोगों को आप लाएंगे, एसएचओ लाएंगे, डीपीओ लाएंगे या डीएसपी लाएंगे, तो क्या सर्व करेंगे पब्लिक को? नहीं कर सकते। इसी पे मैं थेबो साहब के पास जाऊंगा कि नालायक लोगों को एसएचओ से लेके आप हर जगह पोस्टिंग पे लगा देंगे। आप भी रहें, आपने कितने नालायकों को या कितने प्रेशर में आके किन किन को सिफारिश पे या पैसों पे लगाया, या किस तरह का दबाव आपके ऊपर आता था, जो आजकल का दबाव क्या चल रहा है? देखें, ये जो आपने बात की बिल्कुल कुर साहब ने सही कहा। असल में देखें हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो जब सेम कानून सबके लिए बराबर नहीं होता, फिर डिस्क्रिमिनेशन होती है, फिर फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है, फिर पैसा भी चलता है, फिर सिफारिश भी होती है, फिर करप्शन भी होते हैं, और जाहिर है फिर हर एक की अपना अपना कानून है, अपना अपना है, तो फिर उस हिसाब से जस्टिस इंसाफ नहीं होता। गरीब के लिए अलग कानून, और गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, और कानून इस तरह वो मकड़ी की जाल का तरह है। मकड़ी की जाल का तरह जो ताकतवर है वो जाल को फलांग के चला जाता है, बाकी जो नहीं निकल सकता उसके बाद कानून है। अब इस पे मैं आपको बात बताऊं कि आप क्या बात करते हैं कि जब मैं पहली दफ़ा चीफ़ ऑफ कराची बना तो मैं सबसे सीनियर मोस्ट मैं था। मुझे बुलाया गया कि जी आप सीनियर मोस्ट हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे सीनियर हैं, वो करें, मैं नहीं। उन्होंने कहा नहीं, वो कहीं और जाना चाहते हैं, तो हम चूँकि आप सीनियर मोस्ट हैं तो हम आपको चांस देना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, आप चांस देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे काम करूँ। तो मुझे ये कहा गया, एक मेरा सबऑर्डिनेट उसने कहा, एक एसपी ने मुझे कहा कि मेरे 4 एसएचओ लगाएं। तो मैंने कहा कि उस ज़माने में ये डिस्क्रिप्शन सीसीपीओ की थी, क्योंकि डीएसपीज़ की और बाकियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऊपर होती थी। तो सिर्फ एक ही चीज़ थी, तो उस पर कि जी मैं अगर सीसीपीओ अगर ये भी मैं किसी और के कहने पे करूँगा तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। तो वो मेरा ही सबऑर्डिनेट था, वो एसपी था। उसने फिर कहा ऊपर कि जी ये हमारे काम का नहीं है, तो 1 हफ्ते में ही मेरी ट्रांसफ़र की है। एसएसपी ने आपको हटवा दी। एसएसपी जो वो एसएसपी न सिर्फ एसएसपी था, लेकिन मेरा एसएचओ भी किसी ज़माने में रह चुका था, और मैं उसको सस्पेंड भी कर चुका था कोयटा में, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे हटवा दिया। और मैंने खुशी से, असल में बदकिस्मती हमारी ब्यूरोक्रेसी की है कि हम ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से बहुत डरते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं ना। कौन था एसएसपी जो आपका एसएचओ भी रहा, क्या नाम था? अब बड़े राव अनवर, ठीक है ना। तो उस नाम मैंने चाहिए, उसके 4 एसएचओ मैंने नहीं लगाए, 4 एसएचओ उसके मैंने नहीं लगाए। तो उसके बाद उसकी वजह से मुझे कहा गया कि ठीक है आप काम के लिए कराची के पुलिस चीफ मैंने खुद भी कहा कि ठीक है मैं नहीं कर सकता, और मुझे कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप खुद ट्रांसफ़र करवा दें। तो मैं ट्रांसफ़र हो गया। सीके चाचर साहब, आपके साथ क्या हुआ कि आप भी एसपी भी रहे, एसएसपी भी रहे, और डीआईजी तक आपकी खिदमत रही, आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर आया, और आपको भी कहीं एसएचओ या एसपी या डीएसपी ने कहीं ट्रांसफ़र करवा दिया जो आप अच्छे तरीके से चलते रहे? बस ये पता नहीं खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, मेरी ट्रांसफ़र में इवन मिनिस्टर्स वक्त के जो होते थे वो भी इंटरफेयर नहीं करते थे। क्या वजह? क्योंकि मेरी ये वहाँ मैं जहाँ भी जाता था मेरा ये मशहूर था कि भाई ये किसी की सुनता नहीं है। अब जो बंदा सुनता नहीं है तो ऊपर से आशीर्वाद भी होती थी सीनियर्स की। मैं पहले कह देता था कि जी जो गलत होगा मैं आपको बता दूंगा।
इवन सीएम का भी अगर फ़ोन आ जाए कोई सिफारिश के लिए तो मैं कभी यस सर, जी हुजूर नहीं करता था। मैं कहता सर लेट मी सी, अगर मुझे उस मौजू का पता होता था या उस केस का तो बता देता था, वरना मैं कहता मगर था। पाकिस्तान में तो ऐसा देखा नहीं गया है कि कोई मातहत अपने इन सियासतदानों को, सीएम को नो कहे। नो में तो घर और कोई पोस्टिंग नहीं, घर बिठाया जाता है, कोई भी ऐसा मिसाल तो नहीं मिलता। ये डिपेंड, बात आपकी बिल्कुल सही है, पर माहौल बन गया है ना ऐसा। अब कोई कोई है जो ऐसे कोई करे, तो मेरी ये आदत थी कि पहले 4 दिन साईं की तरह 4 दिन रहो, डट के रहो, फुल फ्लेज रहो, और नहीं रहना है तो नहीं रहना है, चाहे भली बदली करे। आपने उनके जो लोग थे सियासी सिफारिशों पे एस वगैरह कितने मुअत्तल भी नहीं, मैंने लगाया, मुअत्तल किए आपने? मुअत्तल भी किया मेरिट पे। अगर कोई शिकायत है और सही है या वो बिहेव नहीं करता, पहले मैं वार्निंग देता, मैंने नुकसान कम पहुंचाता था अपने सबॉर्डिनेट अफसरों को। उनको मेरी ये होती थी कि काम करो, मैं बैठा हूँ, तुम्हारा सीएम भी मैं हूँ, एसपी भी मैं हूँ, डीआईजी भी मैं हूँ, काम सही करो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, और अगर नहीं तो फिर भुगतो। तो बात यह है कि डिपेंड करता है कि आपको माहौल कैसा मिलता है। मैं यही है कि मैं पहले शरायत कह के फिर मैं आता था। नज़ीर साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि सीनियर अफसरान, आपने कहा कि जी सब जहाँ तो पैसा, जहाँ सिफारिश पे आते हैं, नीचे से सिफारिश तकरीबन चल रही है, तो फिर सीनियर अफसरान की ज़रूरत क्या है कि नीचे से हर जगह हेड मायर से लेके सिर्फ रिश्वत, करप्शन चल रही है, उनको हटाने का तो कोई नाम ही नहीं होता। खास करके किसी थाने का हेड मायर, वो तो कई सालों से चला आता है, उस इलाके में कोई नुकसान हो जाए, बर्बादी हो जाए तो एसएचओ, एसपी को हटाया जाएगा, उस जड़ को कोई हटाने के लिए तैयार नहीं होता। क्या वो जड़ पैसों की वजह से नहीं हटाई जाती? नहीं, मैंने कहा कि इसके 2 रीज़न है। पैसा तो हर जगह नहीं है, लेकिन कोई सिफारिश है, कोई तगड़ी सिफारिश है, कोई पॉलिटिकल है, या कोई और सोसाइटी का कोई अहम कंपोनेंट है, कोई अहम शख्सियत है जिसने उसकी सिफारिश की है। देखिए, मेरे ख्याल में सिंध, पंजाब, इन सूबों में तो हेड मोरर भी बड़ी चीज़ है। बेसिकली हेड मोरर जो है ना, वो कहते हैं कि जिस तरह एक घर में माँ जो है ना, एक सेंट्रल फिगर है, तो हेड मोरर सब कुछ है। एफआईआर भी वही लिखता है, उस माँ को हटाया भी नहीं जाएगा। नहीं, मतलब ये है कि देखें, रिकॉर्ड उसके पास होता है, रिकॉर्ड कीपर भी है, जो थाने के 25 रजिस्टर होते हैं उसका भी बेसिकली वो है, और जो रोजनामचा लिखता है उसका भी सुपरविजन वही करता है। सबको पैसे भी, माल बाग खाने के का हिसाब भी भी वही लेके देता है। देखें, पैसा तो हर जगह इतना पैसा नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं, बट ये यस, वो जो है ना, एक्सेप्शंस आर देयर। थैबो साहब, ये पुलिस के अंदर एक नाम सुना जाता है बीटर, जो बाहर का बंदा होता है, पैसे लेके देता है। ये हर थाने पे, हर जगह ये बीटर है क्या, और क्या कहानी है कि हर बंदे ने, हर अफसर ने अपना अपना एक खास रखा हुआ है जिसको बीटर कहते हैं? ये बीटर कहानी क्या है? एक्चुअली थाना जो होता है, पुलिस स्टेशन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू बीट्स, और उसके लिए बीट पेट्रोलिंग भी की जाती है। हर एक बंदे की अलग अलग वो जुरिस्डिक्शन, एक बीट होती है, एक इलाका होता है मखसूस, उसको बीट कहा जाता है। ये तो है ऑफिशियल और लीगल जो, ठीक है। अब बाद में ऐसे हुआ कि वहाँ पे, और चूंकि जो बीट इंचार्ज है तो उनको उन्होंने कलेक्शन के लिए भी कर लिया कि जी बीटर बना दिया। फिर कि जी अब आपने, बजाय ये है कि वो बीट के इंचार्ज का काम ये होता था कि वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करे क्राइम के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, इंफॉर्मेशन, हर चीज़, बजाय उनके उन बीटरों को उन्होंने लगा दिया कि उस इलाके में जो भी ऐसे कलेक्शन वाले जगह हैं जहाँ पे ड्रग्स हैं, पॉलिश करने वाले या ठेले से, दुकान वाले से, सबसे पैसे लेने। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, जहाँ पे क्या इकोनॉमी किस तरह होता है, तो वो उनसे वो जो भत्ता आप कहें या वो चंदा कहें या वो जो पड़ोसी से लेके सारे तो हर जगह से पैसे, उसमें वो उसको कहते हैं बीटर। तो वो इट डिपेंड्स, कभी वो चेंज हो जाते हैं, कभी फिर दोबारा वापस आ जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो बीट सिस्टम में कोई ना कोई बंदे हैं। आप उनको 100% आप कैसे कर सकते हैं कि वो कुछ ना करे, चूँकि लोअर लेवल पे तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है और कोई काम भी बग़ैर पैसे के नहीं होता। और वक्त के साथ साथ ये बीमारी बढ़ती जा रही है, बिकॉज कि हमारे पास जो करप्शन करता है, ठीक है, हालांकि पुलिस में काफ़ी सज़ाएँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल मुल्क में देखें, हमारे, हम कितना भी कहें, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि हमारी रैंकिंग जो है दुनिया में करप्शन के हवाले से वो बिल्कुल आखिरी लेवल पे है, और उसमें भी
जो जस्टिस गिविंग इदारे हैं लाइक पुलिस है या इनके नाम ज़्यादा लिए जाते हैं इंटरनेशनली भी, और लोग भी का परसेप्शन भी यही है, लोग भी ये फील करते हैं, वो भी मुतमईन नहीं है। तो इसमें तो बिल्कुल ये बात सही है। चाचा साहब, SHO अपने इलाके का अपने आप को बादशाह समझता है कि मैं बादशाह हूँ, एक फ़रौनियत SHO के अंदर आती क्यों है? पावर जो है वो इंसान को करप्ट करता है किसी भी महकमे में, किसी शोबे में। एक वजह ये है। दूसरा, कंट्रोल, उसके ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उनका कंट्रोल कितना इफ़ेक्टिव है, ये वजह है। बाकी सिस्टम जैसे भाई ने बोला कि सिस्टम एक चल पड़ा है, अब उसको किला कमा कौन करे। किला कमा तो होगा नहीं जब तक कि पूरा सिस्टम में, तो पूरी हुकूमत में ये सोच आए कि भाई अब आइंदा से ये काम इतना होना है, ये इतना नहीं होना है, और करप्शन के ऊपर कोई कदगन भी हो। मगर नहीं, वो चला आ रहा है। और जैसे भाई ने बोला कि अब वो बढ़ते ही, दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है। नज़ीर साहब, तफ्तीश, जांच, इन्वेस्टिगेशन, वो आजकल तशद्दुद, रिश्वत और मफामत पे क्यों खड़ी है? देखें, उसके भी रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये है, देखें, बदकिस्मती से पुलिस पे जितना बजट पुलिस को देना चाहिए पुलिस की ट्रेनिंग के लिए या पुलिस के ऑफिसर्स को सिलेक्शन के लिए कि उनके पैकेजेस, सैलरी एट पार जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, बाकी डिपार्टमेंट से मुराद कि जिस तरह आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखते हैं कि अच्छी खासी सैलरी। अब अगर आप किसी को एक पावर देते हैं, देखिए एक ASI या सब इंस्पेक्टर है जो तफ्तीश करता है 302 का कत्ल की तफ्तीश करता है, आपने इतने उसको पावर्स दिए हैं कि उसके कलम से कोई बरी हो जाए या फांसी पे चढ़ जाए, तो आप उसको वो फैसिलिटीज़ भी दे दें। देखें, सबसे पहले तो उसकी इतनी सैलरी होनी चाहिए कि वो इधर उधर नहीं देखे कि जी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मैं इस कंप्लेनेंट से लूँगा। 2 दहाइयों से तो पैसे ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, पहले पैसे कम थे। मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात तो ये है कि पुलिस को वो फैसिलिटीज़ तो देनी चाहिए। देखो, पुलिस पे इल्ज़ाम तो बड़ी जल्दी लग जाता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको कोई देखता नहीं है। देखें, एक तफ्तीशी बेचारा वो क्या करता है कि सबसे पहले तो 3 बजे तक वो डिफरेंट कोर्ट्स में जाके कोर्टों में धक्के खाता रहेगा, अपना इधर उसकी पेशी है, उस कोर्ट में पेशी है। 3-4 बजे जब वापस आ जाता है तो पता चलता है कि जी वो VIP ड्यूटी, आपकी ड्यूटी लगी है, आप जाएं वो ड्यूटी भी करें। वहाँ से जब फारिग होकर आ जाता है थाने में तो 4 FIR और कटे हैं, वो देते हैं उसको कि भाई इसकी तफ्तीश भी आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद अगले दिन फिर उसने कोर्ट में पेशी है, तो वो ज़िम्निया, केस फाइल, ये वो, तो रात को वो 1-2 बजे तक वो बेचारा लगा रहता है कि कल मैंने केस फाइल तैयार करनी है फ़लाने कोर्ट के लिए, उसके लिए। देखिए, अब मुझे ये बताएं कि एक तफ्तीशी है, उसके पास 50 केसेस हैं ज़ेर तफ्तीश, क्या तफ्तीश करेगा? मुझे बताएं। कुछ भी नहीं करेगा, उल्टा जजों जब की बातें भी उसको सुनेगा। टाइम ही नहीं मिलेगा। देखें, आप उसको दे दे, मतलब जो ह्यूमन कैपेसिटी है ना, जो पॉसिबल है कि इंसान की जितनी कैपेसिटी है उतना ही आप उसमें, देखिए एक चीज़ है कि उस पर बोझ आप उतना डालें जितना वो उठा सकता है। आप जब बहुत ज़्यादा डालेंगे तो क्या करेगा? फिर बेईमानियाँ शुरू कर देगा ना, झूठ मूठ के वो लिखेगा, ज़िम्नियाँ लिखेगा कि वो फाइल का वो भरना है ना उसने, कल को कोर्ट में पेशी भी है ना, प्रॉपर वो पेशी दे सकता है, ठीक है ना, प्रॉपर, जिसकी वजह से क्यों एक्विटल क्यों हो जाती है, उसका रीज़न ये है ना कि प्रॉपर तफ्तीश नहीं होती है। तफ्तीश प्रॉपर सिस्टम ठीक की है ना, नाकामी एक की तो वजह से करप्शन नहीं है, होती। चलो ठीक है, वो पैसे लेके उसने केस को इधर उधर कर दिया। दूसरा जो हकीकत है वो ये है, जो मेजॉरिटी केसेस में है, कि तफ्तीशी के पास इनका टाइम नहीं है। नंबर 2, जो रिक्वायरमेंट, जो चीज़ें उसको चाहिए, देखें अभी तक मेजॉरिटी केसेस में क्या है कि हम डायरेक्ट एविडेंस को वो करते हैं, चश्मदीद गवाह आंखों कि देखा जी गवाह। वो अब हर केस में एक चश्मदीद गवाह तो है नहीं ना, नहीं मिलेगा। एक हुआ है किसी ने देखा ही नहीं है। अब क्या करते हैं फिर, जो मुद्दई है वो जनाब ले आता है 4 गवाह कि इसने भी देखा, इसने भी देखा, इसने भी देखा, इस तरह अब झूठ मूठ के गवाह उसमें डाल लेते हैं, ठीक, वो चले जाते हैं कोर्ट में। अब क्या होता है कि वो कंट्राडिक्शंस है ना, देखें कंकॉक्टेड स्टोरी है, फैब्रिकेटेड है, एक तो हकीकत है ना, जो हकीकत सच है उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, वो जितना भी हो, वो कहते हैं झूठ बोलने के लिए आपकी अच्छी मेमोरी होनी चाहिए,
अब वो क्या करते हैं, झूठ मूठ का एक वो बना लेते हैं, अक्सर केसेस में एक्विटल हो जाती है। नंबर 3 ये है कि देखिए आजकल जो एविडेंस है वो फोरेंसिक है, डिजिटल है, केमिकल है, सर्कमस्टेंशियल है। ये सारी चीज़ें देखें, सर्कमस्टेंशियल तो एक ठीक है, वो लिख लेता है कि इतने बजे ये निकला है, ये हुआ है, वो एक सर्कमस्टेंसेस उसको लीड करते हैं कि जी इसने किया होगा। अब केमिकल है, ठीक है ना, ब्लड स्टेन्स हैं, वो है, या वेपन इस्तेमाल हुआ है, जो उसको एम्प्टीज़ मिले हैं, उसने वहाँ भेजना है लैब में। अब बदकिस्मती ये है कि सूबे में कोई अच्छे लैब भी नहीं है। अब बलूचिस्तान में है, उसकी मिसाल दे दूँ, कोई प्रॉपर लैब नहीं। हम अपने केस प्रॉपर्टीज़ फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवाते हैं या कराची या लाहौर, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने वो पड़े रहते हैं। वो क्या है कि केस पेशी पे पेशी, क्या है जी, वो एविडेंस है ही नहीं, वो आना चाहिए। अब उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, ज़ाहिर है कि सिंध का अगर वो है, कराची का लैब है, तो वो तो पहले अपने केसेस देखेगा ना, उनसे फारिग होगा तो फिर हमारे केसेस को। इस पर हम बहुत सारी आपसे बात करेंगे, हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। हमारे साथ खरी बात में आज मौजूद हैं गुलाम कादिर थेबो साहब, साहब एडिशनल IG, CK चाचड़ साहब का DIG, नज़ीर कुद साहब का DIG पुलिस। तो पुलिस की कारकर्दगी जो हमेशा सवालिया निशान है, उस पर खरी बात हो रही है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात हो रही है पाकिस्तान के पुलिस के निज़ाम की, और हमारे साथ मेहमानों में मौजूद है गुलाम कादिर थेबो साहब का एडिशनल IG पुलिस, CK चाचड़ साहब का DIG और नज़ीर कुद साहब का DIG पुलिस। थेबो साहब, पुलिस का निज़ाम जदीद जदीद, सेफ सिटी, कैमरे, जदीद गाड़ियाँ, रोबोट, अजीब किस्म की सब कुछ आ गया, मगर इस जदीदियत के बावजूद, सेफ सिटी के बावजूद, ना क्राइम रुका, न करप्शन रुकी, न बदनवाली रुकी, सब कुछ बढ़ता जा रहा है और होता जा रहा है। ये देखें, बात यह है कि नो डाउट कि इम्प्रूवमेंट हुई है कराची में या बाकी जगहों में। खैर अभी सेफ सिटी की सारी कैमरास नहीं लगी हैं, कुछ लगी हैं, उसके अलावा ड्रोन्स भी आ गए हैं, काफ़ी मॉडर्न गैजेट्स अभी पुलिस को मिले हैं। उस लिहाज से जो परफॉर्मेंस पुलिस को देनी चाहिए, तो वो अभी भी हमारे पास, जिस तरह मैं अभी सिंध की बात करूं, तो इस पिछले साल अकॉर्डिंग टू पुलिस फिगर्स के 10% स्ट्रीट क्राइम में रिडक्शन हुआ है, और बाकी पूरे सिंध में 5% हुआ है। लेकिन अपेरेंटली अभी भी स्ट्रीट क्राइम का प्रॉब्लम है। क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े तो नहीं जा रहे हैं, वहीं की सारा कुछ मामला, क्या पुलिस के अपने इलाके से जो क्रिमिनल्स हैं क्या वो छुपे होते हैं? नहीं, वो आप देखें ना, यहाँ पे पुलिस की एक जो ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन साइड है ना, वो बहुत लेकिंग है। ठीक है, ऑपरेशनल लेवल पे पुलिस ने ऑपरेशन भी किए हैं, CTD में भी किए हैं, टेररिज्म को भी कम किया है, लेकिन जहाँ तहकीकत साइड पे तो नज़ीर खुद ने बड़ा तफसील से बताया, उनके अपनी मसले, अपनी नहीं, मसले अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, लेकिन ये जिस तरह नज़ीर खुद ने बताया, मैं उसको ये करता हूँ कि इसमें ये इनका प्रॉब्लम है कि एक तो इन्वेस्टिगेशन नहीं और रिकवरी भी नहीं होती। सिर्फ पुलिस कहती है कि हमारे मसले हैं। जब किसी थाने के SHO से कहो, वो कहता है मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरे पास तो पेट्रोल नहीं, मेरा ऊपर का अफसर हड़प कर गया पेट्रोल, कागज़, पेन सब वो खा जाता है। तो कैसे खा जाते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हालांकि अभी इस दफ़ा पिछले साल डायरेक्ट बजट मिला है सिंध के SHOs को 6 बिलियन डायरेक्ट जो है ना, पहली दफ़ा। क्या वो थानों तक जाएगा या ऊपर के थानों अफसरानी खाए को जाएंगे? नहीं, थानों को DSP से दिया लेके गया IG है, तक थानों माल को खाया दिया गया है, जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से उसके बावजूद भी करप्शन में कोई कमी नहीं आई। हालांकि जब इतने पैसे डायरेक्ट थानों को मिल रहे हैं तो करप्शन में कमी आनी चाहिए, लेकिन उसका कोई एज सच कोई नतीजा, पॉजिटिव नतीजा निकलना जो चाहिए, जिस तरह अभी काफ़ी हालांकि अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, लाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सिंध में किया है इन्होंने, पुलिस के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है, इस तरह जो शहीद का जो कंपनसेशन था वो भी बढ़ाया है, लेकिन सहूलियात बढ़ रही हैं, जो पुलिस की परफॉर्मेंस जो है वो इवन अगर आप मुझसे कहेंगे तो मेरा एक अपने केस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पिछले नवंबर में मेरे बेटे की फेज़ 2 में
ऑफिस के सामने उसके कैशियर से 50 लाख रुपए 4 डाकुओं ने आपके डकैती ही की। पैसे मतलब आपकी वो टीम के लेके एम्प्लॉइज के थे, जिस तनख्वाहों के लेके, पैसे तनख्वाह थे के जो पैसे बैंक से 50 लेके आ रहा लाख था, तो उसको बैंक से फॉलो किया। 5वां बंदा बैंक में था, कराची की बात, कराची DSA की बात। डिफेंस। और अच्छा, और लकीली दूसरे दिन उनमें से रियल एक अक्यूज किसी और इनकाउंटर में खारादर मिठादर के एरिया में किसी और बैंक के चक्कर में वहाँ खड़ा था, पुलिस मुकाबले में पकड़ा गया। अब पकड़ा गया, उसके बाद उसको रिमांड भी मिला। अब उसको 1.25 साल हुआ है, तो उसमें से एक और अक्यूज, फिर पता चला कि ये 4-5 नहीं 8 अक्यूज थे। अब 8 में से सिर्फ जो है 2 यहाँ पे पकड़े हैं। जो मेन तीसरा अक्यूज था उसको इस्लामाबाद पुलिस पकड़ के ले गई, लेकिन सिंध पुलिस पकड़ ना सकी। और अभी तक हमें एक पेनी भी रिकवरी नहीं हुई है। 50 लाख हाँ, आप तो एडिशनल आईजी रहे, आपकी चोरी डकैती हो गई, आपको पुलिस वापस नहीं करा सकती। अभी तक नहीं मिले। उम्मीद है कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो कहने का मकसद है कि जो इन्वेस्टिगेशन साइड है और रिकवरी है, जिसको आमतौर पे हम ये बताते भी नहीं है कि भाई देखिए, किसी भी बंदे की अगर कोई चीज़ जाती है, जब तक रिकवर ना हो उस डिटेक्शन का फ़ायदा क्या है। लेकिन वो अगर एक बंदा अरेस्ट करके चालान करके बता देते हैं कि जी हमने केस डिटेक्ट किया, तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन ए वे, हालांकि जब कराची ऑपरेशन था उस ज़माने में इतना क्राइम गिर गया था, और मैं ख़ुद जब काटी में या लाठी में या फेडरेशन में ख़ुद कहता था बिजनेसमैनों को कि भाई अगर आपकी कोई चीज़ जाए तो आप मुझ CCP से लें, किसी नीचे से नहीं लें। मैं चैलेंज करता था इतना। लेकिन अब आस्ता आस्ता फिर वो, और वही प्रॉब्लम रिकवरी का और इन्वेस्टिगेशन का, उसमें यह है कि शिकायतें मिल रही हैं, शिकायतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। चाचर साहब, आपका ताल्लुक घोटकी से, घोटकी जो परमन गैस और कुदरती वसाइल से माला माल, आपका उस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक हुआ क्या घोटकी को कि डाकू का राज आजकल तो जी बताया जा रहा है जी ड्रोन से डाकुओं को मारा जा रहा है, मगर डाकू तो हैं या नहीं है। ये डाकू आए कहाँ से? घोटकी, जैकम्बाद, कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर, ये डाकू का राज आपके इलाकों में आया कहाँ से? जब आपने जैसे फरमाया कि ज़िला घोटकी माला माल है तो जहाँ माल होगा वहाँ ये काम तो होगा ना, जहाँ माल होगा ये काम होगा। ये चोरी भी होगी, डकैती भी होगी। फिर ये जो है ये किडनैपर्स और ये जो निकल आते हैं नए पैदा हो जाते हैं, बेरोज़गारी, मुल्क में बेरोज़गारी भी है। जहाँ पे माल है तो फिर किस चीज़ की बेरोज़गारी? लोग काम पे लगे रहते। ऐसी सिस्टम भी गड़बड़ है, तो मदाखलत भी बहुत है, तो कंट्रोल जिस तरह होना चाहिए नहीं हो रहा। वहाँ पे सरदारों का भी राज है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस पे बड़े प्रेशर्स हैं। अभी ये कोई अफसर होता है जो डट के कहता है कि जी नथिंग डूइंग, मगर माहौल है, उसने कहना है। जो आपके सियासी नुमाइंदे हैं, वो MP है, MNA या मिनिस्टर है, वो कहता है जी हम बाकी किस लिए बैठे हैं? भाई तुम लोग इसलिए तो नहीं बैठे हो, तुम्हारा काम ही नहीं है। मेरे वक्त में जब मैं होता तो मैं कहता था जी सॉरी आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मगर काम मेरिट पे होगा। आप क्या उन इलाकों में डाकुओं को छुड़वाने में या उन पे हमला ना कराने में वहाँ के सियासतदान, सरदार, मीर पीर, वडेरे शामिल है? पुलिस खुद शामिल है कौन शामिल? अभी क्या कहा जाए, कई फैक्टर हैं। खुल के बात करनी चाहिए। आपका उस इलाके से ताल्लुक है, आपने कि ड्यूटी भी मैं की है। बता रहा हूँ पुलिस में भी कुछ काली भेड़ें होती हैं, काली भेड़ी होती ठीक, है। बाहर के लोग भी हैं कुछ, और जो असर रसूख वाले दूसरी कोई एजेंसी हैं या कुछ लोग हैं, उनको भी ये होता है कि जी भाई हम पुलिस के काम में ज़रा नज़र रखें, मदखलत करें, ये करें वो करें, फिला। बात ये है कि जैसे अभी अखबारों में भी हम पढ़ते हैं कि जी ये असला वहाँ कैसे जा रहा है, असला कैसे जा रहा है? असला कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? ज़रूर इसमें कोई चैनल है पुलिस ना, कोई अब शामिल वो होगी या पुलिस का चैनल डाकू शामिल होंगे? है या अदर देन पुलिस कोई चैनल है या कोई पब्लिक का कोई बाअसर आदमी है, वो है। पर ख़ास करके जो मेरा तजुर्बा है, अब तो थोड़ा माहौल और हो गया, हमारे वक्त में भी इससे ज़्यादा क्राइम था। अगवा 24 घंटों में 5, 4, 2, 3 अगवा होते थे, मगर वो मैंने जैसे बोला कि मैं वहाँ के इलाकों के साथ है पुलिस का और डाकुओं का, इन क्रिमिनल्स का आपस में रब्ता कितना होता है? अक्सर वीडियो भी, ऑडियो भी वायरल हो जाती हैं। नहीं, वो अभी थोड़ी प्रोपेगेंडा भी होती है। अब तो आजकल ये जो है ना, ये
इसी पे भी डाकू जो हैं बोल रहे होते हैं मोबाइलों पे सोशल मीडिया। हालांकि ये अलाउ नहीं करना चाहिए, उनको नपना चाहिए। तो खैर अभी ये मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ प्रेशर हैं, सियासी जो लोग हैं ना वो डरते भी हैं। अगर आप तगड़ा अफसर वहाँ बैठा हुआ है ना, तो सियासी आदमी अगर कुछ है भी तो चोरी छुपे थोड़ा बहुत जो करेगा, वरना डरते भी हैं। नज़ीर को साहब, कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, क्रिमिनल्स, बलूचिस्तान में भी दहशतगर्द, हर जगह कोई ना कोई कहानी मौजूद है कि कैसे आगे बढ़ के अपने क्राइम की दुनिया में कदम रखते बढ़ते जा रहे हैं, और इनको शेल्टर हम में से कौन दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पुलिस को इन पॉलिटिकल बाकी इन्फ्लुएंस से आप निकालें। इसका मतलब है आप सब जितने बैठे हुए इनकी भी कहीं मेरिट पे पोस्टिंग नहीं हुई? नहीं हुई है, ये नहीं हुई। मतलब देखो, जब भी बात होती है, एक जनरल बात होती है कि मेजॉरिटी में यही चीज़ है। सबसे पहले तो ये है कि आप इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से निकालें। जब तक कोई मिनिस्टर ये वो पोस्टिंग करता रहेगा, अब डीपीओ की पोस्टिंग करेगा, और डीपीओ क्या करेगा? उसी ने उसको मिनिस्टर को ही सर्व करना है। उसको पता है ना मुझे आईजी ट्रांसफ़र कर सकता है, ना मुझे डीआईजी कुछ कर सकता है, कि मिनिस्टर साहब ने सीएम साहब को कहा है और मुझे पोस्टिंग। देखिए, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं ना, मैं कहता हूँ कि कराची में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उतने डीपीओस और उतने डीसीज, डिप्टी कमिश्नर्स, उनको करें बाइख्तियार, और उनका एहतसाब भी करें। उनसे पूछेंगे, जी हमने आपको इख्तियारात दे दिए, आप बताएं कि आपका क्या प्रोग्रेस है। ठीक नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताएं। पूरा सूबा ठीक हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा अगर आप उसको इख्तियारात दे दें। देखें, डीपीओ से या एसएचओ से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप उसके हाथ बांधेंगे, आप बोलेंगे लड़ो, कैसे लड़ेगा आप? मुझे अख्तियारात की बात कर रहे नज़ीर खुर्द कि जी सियासी मुदाखलत, कहीं बात होती है जी डीएमजी अफसरान, कहीं कहते हैं जी पुलिस खुद। तो एक दूसरे पे, एक दूसरे को काली भीड़ और एक दूसरे को ये इल्ज़ाम लगाने का धंधा रवायत हमारे पास है क्यों? देखिए, ये तो शुरू से ये सिलसिला चला है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ब्यूरोक्रेसी ने जो है कब्ज़ा कर लिया, ब्यूरोक्रेसी ने विच इंक्लूड्स लाइक उसमें पुलिस, लेकिन जिसके पास, और उस पर के कसूरवार वो हैं जिनकी ज़्यादा पावर रही हैं, यानी जिन्होंने सिस्टम को चलाया, जो आज तक सिस्टम को चला रहे हैं। अगर वो मजबूत हो जाएं और वो सिर्फ अपनी ट्रांसफ़र से ना डरें, क्योंकि और कोई मसला नहीं है, ट्रांसफ़र ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं, और अपने जो उनके बॉसेस हैं उनके लिए तो वो बिल्कुल यस सर होते हैं, और बाकी जो आवाम होती है उनके लिए खुदा बन जाते हैं। और वो इंसाफ नहीं करते, जस्टिस नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अपना नेपोटिज्म करते हैं। पॉलिटिशियंस को ऐसा जितना पता नहीं होता, और पॉलिटिशियंस को भी वो गाइड करते हैं। तो फैसले तो फिर इन अ वे वही ब्यूरोक्रेसी, अब जाहिर है। और पुलिस जो है वो तो हमेशा सबसर्विएंट रही है, टूल रही है गवर्नमेंट का। पुलिस एक उनका टूल रहा है। चाचर साहब, पुलिस के फैसले से सिर्फ कीमत आवाम ही अदा करती है? नहीं, जाहिर है आवाम ने ही जो 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 क्राइम होता है उसमें जो भी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, कंप्लेनेंट या जवाबदार जो भी हैं, वो एक दो साइडों से ये ग्रुप बन जाते हैं, और उनका जाहिर है उनका असर रसूख या उनके साथ तो कुछ भलाई होगी या नहीं होगी, तो वो शोर मचाएंगे या वाह वाह करेंगे। मगर ये दस्तूर है कि जो फरियादी है वो कहेगा जी मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए। नज़ीर गुल साहब, इस तरह जो पुलिस का निज़ाम चल रहा है, आने वाले 5 साल में ये निज़ाम पुलिस का कहाँ खड़ा होगा? नहीं, ठीक भी हो सकता है। ये तो दिनों में नहीं तो महीनों में ठीक हो सकता है। देखें, बात यह है कि जो निज़ाम को चलाते हैं उन्होंने ही ठीक करना है। अब सूबे में चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएम, वो सब कुछ है। देखिए, पुलिस के पास अपने न कोई फंड्स हैं, न कोई चीज़ें हैं। तो वो साहब बता रहे हैं कि बहुत सारे नहीं, मैं आपको बताता हूँ, प्रोविंस टू प्रोविंस डिफ़र करता है। देखिए, बलूचिस्तान में आईजी जो है ना, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी नहीं है। पुलिस इज़ अ अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट, ठीक है। आईजी अंडर है किसके? होम सेक्रेटरी के। कोई भी चीज़, कोई प्रपोजल आईजी ने भिजवानी होती है, थ्रू होम सेक्रेटरी वो भेजता है।
वो यहाँ से रिक्वेस्ट करता है, भेजता है, वहाँ होम सेक्रेटरी देखता है कि जी ठीक है, बजट है, चलो ये बहुत ज़्यादा है, 50 करोड़ है, चलो इसको 5 करोड़ दे दें। या कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, देखिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आईजी को बाख्तियार बनाएं। बाख्तियार बजट के सिलसिले में, ठीक है, बाख्तियार ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के सिलसिले में, बाख्तियार एहतसाब के सिलसिले में। ये सब चीज़ें जब तक आप आईजी को बाख्तियार नहीं करोगे ना, पुलिस का निज़ाम कभी ठीक नहीं होगा। तो वो साहब कुल साहब कह रहे हैं कि आईजी को बाख्तियार बनाए, तो ये बेअख्तियार आईजी खुद ब खुद हो गए हैं या उनकी नीयत में किसी फतूर की वजह से बेअख्तियार हो गए? देखिए मसला ये है कि वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर सारे आईजीज़ एक मुत्तफ़िक हो जाएं कि जी हमें ट्रांसफ़र से नहीं डरना है, अब बदकिस्मती ये है कि एक अगर स्टैंड लेता है तो दूसरे स्टैंड नहीं लेते, वो फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं और वो फिर बेख्तियार बन जाते हैं। बेअख्तियार बन जाते हैं। अगर वो सब अगर अपने हिसाब से सिर्फ इससे ना डरें कि मुझे ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उसमें फिर ये है कि वो फिर जो दूसरे आते हैं वो फिर बेख्तियार बन जाते हैं और फिर वो हर कंप्रोमाइज़ और हर काम करते हैं। तो इस हवाले से फिर जो है वो रहती अथॉरिटी नहीं रहती आईजी की कि आईजी सही तौर पे काम कर सके, और फिर जो वो आउटपुट है या डिलीवरी है वो नहीं हो सकती। चाचा साहब, क्या पुलिस के अंदर भी कोई हर चीज़ की तरह जैसे सब्जियों का, फलों का रेट लिस्ट है कि क्रिमिनल्स के लिए भी मंशा से लेके जिस्म फरोशी तक बहुत सारे धंधों का कोई रेट लिस्ट भी होता है, या ऐसे जो आ जाए मिल जाए वो चलता है, क्या होता है? ये डिपेंड करता है कि वहाँ अफसर कैसे लगे हुए हैं, ऐसे जो किस किस्म का है, और ये जो मुख्तलिफ ये सोशल क्राइम है या ख़राबियाँ हैं ये किस हद तक हैं, वो उनमें कौन से लोग इन्फ्लुएंशियल इन्वॉल्व हैं। एसएचओ अगर चाहे तो बिल्कुल क्लियर हो सकता है उसका इलाका, चाहे कैसा भी क्रिमिनल हो, स्ट्रीट क्राइम करने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, डाका डालने वाला हो, जेब काटने वाला हो, जो भी हो, लड़ाई मार कुटाई वाला हो, ये कंट्रोल हो सकता है। डिपेंड करता है कि अफसरों का कंट्रोल कितना है। अफसरों का कंट्रोल कितना है? कुल साहब, अक्सर देखा गया है पाकिस्तान के मखसूस थानेदारों को ही थाना मिलता है, वो आगे डीएसपी भी नहीं बनना चाहते, प्रमोशन भी अपनी रुकवा के सिर्फ थानेदार एसएचओ लगे रहना उसी पे बैठ जाते हैं। अच्छे भले इंस्पेक्टर जो एसएचओ लगना चाहें वो तो खामोशी से साइड ओने कोने, कोई ला में कोई उधर अपना सर छुपा के बैठा होता है, उसकी कोई दाद फरियाद होती ही नहीं। तो ये मखसूस लोगों की लाभी एसएचओ क्यों? देखें वही है ना कि जब तक आप मेरिट वो नहीं करेंगे ना, मेरिट को कंसीडर नहीं करेंगे, मेरिट पे पोस्टिंग नहीं करेंगे। एक एसएचओ को किसी ने अगर पोस्टिंग दिलवाई है तो वो ना अपने एसपी का सुनेगा, ना डीआईजी का, ना आईजी का सुनेगा। उसको पता है कोई मुझे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, तो वो बैठे रहते हैं। देखिए बात ये, दूसरा ये है कि पुलिस पे इल्ज़ाम तो लगते हैं, नो डाउट करप्शन। देखें पुलिस भी इस माशरे का हिस्सा है, जिस तरह बाकी अदारों में इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, करप्शन है, इसी तरह पुलिस में भी है। लेकिन पुलिस ये है कि चूँकि डायरेक्ट पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है पुलिस का, तो वो सबको नज़र आता है, बाकी डिपार्टमेंट्स में। दूसरा ये है कि जो बंदा सिस्टम में आता है ना, पुलिस में कोई आता है, वो बड़ा क्लीन होता है, सिस्टम उसको करप्ट कर देता है। सिस्टम उसको वहाँ का माहौल जो है ना उसको करप्ट करता है। बड़ा खुद करप्ट नहीं होता। एक मशीन है ना, मशीन चल रही है, आप उसके एक छोटे से पुर्जे हो। कोई बंदा आता है ना किसी भी पोस्ट पे पुलिस में, वो एक छोटा सा पुर्जा है। अब मशीन जिस डायरेक्शन में चल रही है ना, तो आपको उसी डायरेक्शन में चलना पड़ता है। अगर आप उल्टा चलोगे ना, आप टूट जाओगे, इस पुर्जे को निकाल के फेंक देंगे, कोई दूसरा लगाएंगे कि जो उस सिस्टम के साथ चले। देखें दरिया के मुखालिफ बहाव में आप कितना तैरोगे, नहीं तैर सकते, थक के ना आप एक साइड हो जाओगे। तो ये सिस्टम को ठीक करें, और ठीक करने वाले जो कर सकते हैं उनको चाहिए करें। और दूसरा एक मतलब वो कोई चाहता भी नहीं है ना। देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप ठीक करें, आपके मुल्क के सारे मसाइल ठीक हो मसाइल ठीक हो जाएंगे। ज़बरदस्त बात आपने की है। छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। जब तक क्रिमिनल जस्टिस को ठीक नहीं करेंगे तो तब तक मसला नहीं होगा। बहुत सारी अभी खरी बातें करनी है पाकिस्तान के अंदर पुलिस वर्दी के अंदर क्या हो रहा है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात हो रही है पाकिस्तान की पुलिस की। पुलिस में अच्छे अफसरान भी हैं और
सिफारशी भी हैं, क्रिमिनल भी हैं, भत्ताखोरी भी है, और आजकल तो पाकिस्तान के चंद पुलिस वालों पे फिल्में भी बन रही हैं। वो हमारा हमसाया मुल्क फिल्में बना रहा है। तो साहब आजकल चंद पुलिस अफसरान के चर्चे हैं कि जी वो हीरो या विलेन, और एक बड़ी फिल्म भी हमसाया मुल्क ने बनाई है कि ये पाकिस्तानी हमारे जो पुलिस अफसरान हैं वाकई विलेन है, हीरो है कौन, कि उनके ऊपर अब फिल्में भी बनाई जा रही हैं। क्या हुआ है, क्या कहानी है इनकी, क्या किरदार है, वाकई जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है हमसाया मुल्कों में ऐसा ही है? देखिए ये तो फिल्म है, वो तो फिक्शन होती है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। बाकी ज़ाहिर है कुछ पुलिस वालों ने कुछ काम ऐसे किए होते हैं जिसकी वजह से वो नोटिस में आ जाते हैं, और आवाम के भी नोटिस में आते हैं, मीडिया के भी नोटिस में आते हैं। जिस तरह चौधरी असलम साहब आ गए, तो नो डाउट के वो एक बहादुर पुलिस ऑफिसर था, और उसने टेररिज्म के ख़िलाफ़ काफ़ी काम किया, और अच्छा ओबीडिएंट आदमी था, और टेररिज्म के ख़िलाफ़ क्राइम के ख़िलाफ़ उसने अच्छा काम किया। तो उसमें कुछ ऐसी गलतियां भी की होंगी, ये नहीं है कि सब उसने अच्छे काम किए होंगे। एक मशहूर एक मसला हुआ था किसी बिरोही का शायद कोटरी में, तो वो उसमें तो उनको माशूक बिरोही में तो उनको सज़ा भी हुई थी, या मतलब वो उनके खिलाफ इल्ज़ाम आते, लेकिन बहरहाल बेगुनाह लोगों को जो पुलिस पे मारने का इल्ज़ाम है, हाँ, उसमें चौधरी असलम भी शामिल है। वो था, वो बिल्कुल था। लेकिन ओवरऑल जो कराची में उसने काम किया, टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो काम किया, ही वॉज वेरी एक्टिव। तो ज़ाहिर है उस लिहाज से फिर वो कैश करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री या फिक्शन बना के उसमें मिर्च मसाला डाल के, और लेकिन वो अच्छा। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस वालों ने ही लियारी के अंदर, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ये जो क्रिमिनल्स हैं, डाकू हैं या डकैत हैं, उनको बनाने में, उनको आगे बढ़ाने में भी पुलिस वालों का किरदार है। उसमें क्या हकीकत है? लेकिन देखिए ये तो क्रिमिनल भी तो हमारा मुआशरा इस तरह देखें, कच्चे के टाकू क्यों बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं कि ट्राइबल झगड़ा होता है, फिर वो ट्राइब पूरा उस आदमी को सपोर्ट करता है, वो इस तरह फिर आपस में वो बदले लेते रहते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर भी लियारी में शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ड्रग्स का काम रहा है। लियारी में ड्रेन्स रहे हैं, क्रिमिनलिटी रही है, उसमें ज़ाहिर है पुलिस भी वहाँ मौजूद रही है। तो वो एक दूसरे के लाजिम व मजलूम, आप उसको पुलिस को मुबर्रा नहीं कह सकते हैं। तो वो लिंक इसलिए हो सकता है कि कुछ पुलिस ने वे भी ऐसी ज़्यादतियाँ की हों जिसकी वजह से मजबूरन वो डाकू बन गए हैं या इस तरह बन गए, क्योंकि कुछ पुलिस वालों ने ज़्यादतियाँ भी की हैं। तो बस चाचा साहब, पुलिस की ज़्यादतियाँ, लोगों को बेगुनाह हाफ फिराई, फुल फिराई, गोली मार दो, अपनी एक अदालत से ऊपर कहानी, ये क्या है? ये भी ज़रूरी है। जो इस वक्त नहीं, जो इस वक्त माहौल है क्राइम का, और या माहौल, सोशल माहौल पूरे हमारी सोसाइटी में, इसमें जो इतनी खराबियां हो गई हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिलाराना या थोड़ा ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ता है। फिर उसमें कोई 0.5% या 1%, 2% गलती भी फुल फिराई, हाफ फिराई कुछ मैंने मारे हैं। कितने मारे आपने? 30-32 डाकू मारे हैं, मगर हाफ फ्राई फुल फ्राई करता बाद में इजाद हुआ। हम तो सीधा मुकाबला होता था, या मारे गए या भागे या कुछ या पकड़ लिए। मगर मेरा ये उसूल होता था कि जब पकड़ ली, मुकाबला हो रहा है, 1 मरे या 10 मरे, अगर गोलियां ख़त्म गई उस तरफ से या उन्होंने हथियार फेंक दिए, तो फिर मैं कहता था कि नहीं, मारो नहीं इस बंदे को, इसको कानून के हवाले करो, हम मारने वाले नहीं हैं। जब रूबरू वो हथियार लेके खड़ा है, फिर तो मुकाबला है। ये मुकाबले का खेल है। नज़ीर को अक्सर मुकाबला होता है, सीनियर अफसर तो बहुत मुश्किल में आटे में नमक में कोई मारा जाता है, बाकी से नीचे कांस्टेबल, हेड मर्डर या ज़्यादा ऐसे तक मारे जाते हैं। इन छोटे पुलिस वालों को हम बली, सीनियर अफसरान क्यों बनाते हैं? बली नहीं चढ़ाते हैं। देखिए बात ये है कि ऑपरेशन लेवल पे कौन है, एक इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर SHO है, उसके अंडर ASI है या हेड कांस्टेबल है। पेट्रोलिंग कौन करता है? यही अफसर करते हैं ना। अच्छा, वो क्रिमिनल्स को सॉफ्ट टारगेट मिलता है कि चलो जी ये पेट्रोलिंग कर रहा है और इसको मार दो। प्रॉपर मुकाबला तो नहीं होता। नॉर्मली पुलिस वाले जो शहीद होते हैं ना, एनकाउंटर्स तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जी थाने की पेट्रोलिंग गाड़ी चल रही है, उसको टारगेट कर दिया, मोटरसाइकिल गश्त चल रही है, उसको टारगेट कर दिया। तो इस वजह से बाकी सीनियर अफसर भी कितने शहीद हुए हैं। अच्छे अफसर को सिस्टम के आसरे पे अकेला क्यों छोड़ा जाता है? देखिए, अब ज़ाहिर है सिस्टम अगर उसको अच्छा अफसर है, लेकिन अगर वो सिस्टम के अगेंस्ट होगा तो सिस्टम तो उसको इग्नोर करेगा, वो सिस्टम से उसको आउट हो जाएगा। थाने के अंदर इंसाफ
या समझौता या रिश्वत ज़्यादा क्या होता है? डिपेंड करता है ना, कंट्रोल अगर आप है तो रिश्वत कम होगी, बहुत कम होगी, और अगर नहीं है, खुला खुला खाता है या उसकी लाइन सेट है तो फिर खुले हाथ करेंगे, खुला खाता है फिर। अभी जैसे आप एक बात अभी ना सिस्टम की, सिस्टम हमने जो बनाया सिस्टम, इसमें अब ये है जी, एक कांस्टेबल भर्ती हो रहा है, जैसे अभी भाई ने बोला था, करप्ट पहले बेसिकली कोई नहीं होता, बनाया जाता है या किया जाता है सॉरी। अभी कांस्टेबल की भर्ती के लिए अगर आप लाखों रुपए रिश्वत कोई ले रहा है तो क्या गवर्नमेंट सोई हुई है? वो कांस्टेबल क्या बनेगा, वो आगे क्या करेगा? ये पॉइंट है। मतलब अभी भी जो आप कह रहे हैं भर्तियाँ हो रही हैं वो पैसों पे, और पुलिस के अफसर ले रहे हैं पैसे वो या पॉलिटिकल? दोनों तरफ है, दोनों तरफ से। तो कैसे ये कम रुकेगा? नज़ीर को साहब बात कर रहे हैं चाचा साहब के पुलिस की भर्तियाँ पैसों पे, क्या बलूचिस्तान में पैसा ही है? बलूचिस्तान में बड़ा क्लीन सिस्टम है। ये आप किसी से भी पूछें कि बलूचिस्तान में रिक्रूटमेंट कैसे होती है, कोई किसी की सिफारिश नहीं है उसमें। बड़ा एक ट्रांसपेरेंट तरीका है, और जिसमें आपके जर्नलिस्ट सबको मदऊ करते हैं। देखें उसके 3-4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि जितनी हाइट चाहिए या छाती का जितना वेट है, यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद पैसों का रुझान आप नहीं, बिल्कुल क्लीन। थाना जो इस वक्त चल रहा है वो पुलिस का अच्छा चेहरा आजकल इमेज कोई अच्छा डेवलप करता है या बदनामी? देखिए, अगर थाने में कोई अच्छा अफसर होता है तो डेफिनेटली थाने का अच्छा इमेज होता है, लेकिन अगर थाने में कोई अच्छा अफसर नहीं होता या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो डेफिनेटली वो फिर बुरा तासुर होता है, बुरा इमेज होता है। लेकिन ओवरऑल अभी तक जो है लोगों में थाने का तासुर अच्छा नहीं। चाचा साहब, पुलिस अक्सर जैसे पहले ही बात की कि एफआईआर नहीं काटती, वो सिर्फ अपने इलाके के अंदर क्राइम कम दिखाने के लिए एफआईआर नहीं काटती। कुछ परसेंट ये पॉइंट भी है, ये वजह भी है, मगर असल बात ये है कि जो वहाँ एफआईआर काटने के लिए बैठे हुए हैं वो ये देखते हैं कि ये हमारे लिए ये केस जो आया है हमारे गले में तो नहीं पड़ेगा, बोझ तो नहीं बनेगा। नज़ीर को साहब, तशद्दुद आजकल तफ्तीश में ज़्यादा है, क्या तशद्दुद शॉर्टकट तो नहीं है तफ्तीश का? नहीं, देखें पहले जब ये फोरेंसिक बाकी एविडेंस अवेलेबल नहीं होते थे, फिर हम रिलाई करते थे कि कन्फेशनल स्टेटमेंट पे, कि उसको मारो, तशद्दुद करो, नींद करने नहीं दो, ताकि वो मजबूर होके अपना बयान दे दे कि हाँ जी मैंने ये किया। देखिए आजकल तशद्दुद बहुत कम है। उसकी रीज़न ये है कि आजकल डिजिटल एविडेंस कहीं सीसीटीवी फुटेज में आ गया, तो उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। तैयब साहब, आप कराची के पुलिस चीफ रहे, ये जो क्रिमिनल्स हैं बहुत सारे जाने पहचाने होते हैं आपके दौर से अब तक, उन जाने पहचाने क्रिमिनल को भी, जैसे आपने कहा कि आपकी खुद वारदात में कुछ क्रिमिनल जाने पहचाने निकल आए, ये जाने पहचाने क्रिमिनल्स को भी फिर हम जानने से इनकार क्यों करते हैं? देखिए, क्रिमिनल तो थोड़ा बहुत पुलिस को अंदाज़ा होता है। अब ये है ना, फिर ये पुलिस की इनएफिशिएंसी है कि उन लोगों को वो पकड़ती नहीं है। चाचा साहब, बार बार पुलिस के पास पकड़ने वाले मुलजमान फिर बार बार बाहर आकर क्राइम क्यों करते हैं? इसलिए कि वो मजबूर हो जाते हैं सोसाइटी के हिसाब से, अपने आदत की वजह से। नज़ीर कुतुब साहब, क्रिमिनल्स और पुलिस के अंदर किस किस बात पे, कौन से क्राइम पे ज़्यादा डील होती है? पहले से भत्ते फिक्स होते हैं? देखें जिसने भत्ता लेना है ना, वो न कोई उसके लिए वजह बना देगा, कोई ना कोई रीज़न ढूंढेगा। जिसने नहीं लेना है वो नहीं लेगा। आजकल बिल्डर्स और कारोबारी हजरात आवाज़ें मारते हैं कि हमें भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं, हम पे फायरिंग हो रही है, और पुलिस भी उन भत्ताखोरों के साथ, उन क्रिमिनल के साथ मिली हुई है। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये अब जब ये पुराने जब ऑपरेशन था उस ज़माने में काफ़ी ये चीज़ थी जो ख़त्म हो गई, और कुछ लोग जो भत्ता कलेक्टर थे वो बाहर मुल्क से चले गए, कोई ईरान भाग गया, कोई ओमान भाग गया। तो अब वो वहाँ से जाके, वैसे तो साउथ अफ्रीका भी चले, लेकिन अब वहाँ से मसला नहीं है। अब यहाँ पे थोड़े जो चंद रह गए, उनके कारिंदे कुछ इधर भी हैं, उनसे कनेक्शन करके ये जो बिजनेसमैनों को तंग करते हैं और उनको भत्ते वत्ते की चिट्ठियाँ देते हैं, उसमें से कुछ पकड़े भी हैं। लेकिन ये भी आस्ता आस्ता दोबारा भत्ते का मसला भी सर उठ रहा है। चाचा साहब, पुलिस का मसला वसाइल है जहाँ नियत में फतूर है? दोनों बातें हैं। वसाइल भी, जैसे भाई ने पहले बताया था वो साहब ने,
वसाइल भी बिल्कुल महदूद हैं, फिर नीयत का भी है। जैसे आपको पता है पूरा मुआशरा बिगड़ा हुआ है, तो वो थानेदार खुद साहब, पुलिस के अंदर आपने नौकरी की है, क्या कभी पुलिस में अंदर बैठ के सीनियर्स जब बैठते हैं, क्या वो कब इस बात को मानते हैं कि हम इस सिस्टम में हार गए? हारे तो नहीं है। देखिए ये एक जंग है ना, जंग में डिफरेंट बैटल्स हैं। किसी बैटल में आपको बर्तरी होती है, किसी में नहीं होती। ये एक जंग है जारी है, और इसमें कभी पुलिस जो है ना शिकस्त नहीं खाती है। बस आप पुलिस के अंदर अपनों को, खास करके पुलिस वाला पुलिस के खिलाफ कोई एहतजाज या एहतसाब नहीं करता और अपनों का हामी क्यों होता है? देखिए ये हर जगह नेपोटिज्म फेवरेटिज्म होता है, जो तो पुलिस में भी किसी हद तक हो सकता है, लेकिन एक्शन भी होता है, लेकिन ये तो है नॉर्मल हर जगह। डॉक्टर साहब, अक्सर कोई शहरी शिकायत कर दे किसी पुलिस वाले का तो अताब का शिकार हो जाता है, क्यों? हर वक्त नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी। कभी कभी ये कभी कभी होता है, और बाज़ दफ़ा गलत शिकायतें भी होती है। जो वो कुछ शैतान टाइप के लोग सोसाइटी में होते हैं ना, एप्लीकेशन है झूठी भेजना, टेलीग्राम भेजना या गलत ये कर, तो ये जो है ना ये पूरा गड़बड़ है। खुद साहब, क्या पुलिस कानून से अपने आप को बालातर या ऊपर बाला समझती है? नहीं नहीं, पुलिस तो बेचारा कानून के अंडर ही है, हमेशा ज़ेर अताब रहता है, और जितनी सज़ाएं पुलिस में देते हैं ना वो शायद किसी डिपार्टमेंट में नहीं। ठेबर साहब, जो कानून है पुलिस का, जो निज़ाम है, इसको आप निज़ाम अच्छा समझेंगे या नाकारा निज़ाम? जिस तरह निज़ाम होना चाहिए, ये पुलिस एक्ट है, पुलिस ऑर्डर और इतनी ये चेंजेस, निज़ाम लेकिन अपने आप को बचाने के लिए अवाम को कुर्बान तो नहीं कर कोई रहा। चीज़ सही नहीं, अभी तक फाइनल कोई सही चीज़ नहीं बनी है। वो उस चीज़ में फिर कुछ ना कुछ डाल के उस सिस्टम को फिर ख़राब किया जाता है। डॉक्टर साहब, पुलिस पे अब अवाम का एतमाद है या ख़त्म हो चुका है है? कैसे है? क्योंकि हर चीज़ के तो पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, अब बेशक कुछ भी हो, पुलिस पर एतमाद है। लोग जाते हैं, फरियाद करते हैं, अपना अप्रोच करते हैं, छोटे अफसर को, बड़े अफसर को, ऊपर तक जाते हैं जो हैं। और बाकी कुछ झूठ भी तो बीच में मिक्स होता है ना, गलत FIR भी होती हैं। कुर साहब, क्या आप अपने ज़मीर के साथ कह सकेंगे कि पुलिस अपने ज़मीर के मुताबिक सब फैसले करती है? आज जेलों में हज़ारों लाखों क्रिमिनल्स बंद हैं, ये किसने किया है? पुलिस ने ही पकड़े हैं ना। तो अगर पुलिस काम नहीं करती तो ये जेलें शायद खाली हो जाती। और पुलिस को आप कोई एक हफ्ते के लिए आप ऐलान करेंगे जो पुलिस कोई नहीं, आपने जो करना है, फिर आप देखें कि इस शहर की क्या हालत होगी या इस मुल्क का क्या हाल होगा। पुलिस का मसला जुर्म है, रिश्वत है, अवाम है कौन? पुलिस का निज़ाम जो होना चाहिए वो नहीं है। पुलिस के मुकाबले अक्सर पुलिस वालों को प्रोमोशन, तरक्कियाँ दे देती है, उसको हीरो बनाते हैं। इस पे नकली मुकाबले कितने होते हैं? बहुत कम। बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है कि नकली मुकाबले, नकली नहीं, बेगुनाहों को मारना। बहुत कम, इसलिए कि अब ये मीडिया सिस्टम, ये मोबाइल से अभी माहौल बदल गया है काफ़ी। चंद हफ्ते की बात के लाड़काना में एक बेगुनाह है, एक पॉलिटिकल वर्कर को पुलिस वालों ने अपनी जात दुश्मन में मार दिया मुकाबला दिखा के। बस वो कहीं कहीं देखे ना, कहीं कहीं तो गड़बड़ होती है ना। कोई जो उसका मुखालिफ होगा उसने किसी को रिश्वत दी होगी या कोई बहाना झूठा केस बनाया हो। आपके इलाके से जो डाकू पकड़े गए उन्होंने भी कहा जी हम तो बेगुनाह है, पुलिस ने पकड़ा, हमें मारा, हम इसलिए डाकू बन गए। नहीं, अब हर वक्त ऐसा नहीं है। क्राइम की अपनी अट्रैक्शन होती है, फिर जो मुल्क के हालात हैं, माशी है, वो ये बड़ा सबब है। इसलिए लोग उठ पड़ते हैं। जो हरामी है थोड़ा सा, वो बंदूक उठाइए चल पड़ा जंगल में, 4 पैसे मिलेंगे। पुलिस के मुकाबले जो करवाए जाते हैं या पुलिस मुकाबला करती है, क्या वो अदालत पे एतमाद ही नहीं करती कि खुद ही किसी को गोली मार दो अदालत से ऊपर? ये पुलिस का अदालत पे एतमाद नहीं होना है कि डायरेक्ट मार दो? नहीं, फेक एनकाउंटर्स तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमारा दीन भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। देखें, वो कहता है कि एक इंसान को मारना समझो पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। अदालतें हैं, सब कुछ है, प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करें, उसको सजा दिलवाएं, ये कोई तरीका नहीं। हाँ, तब ये कि एक सामने से आप जाते हैं, पुलिस जाती है रेड करने के लिए और वहाँ से फायरिंग करते हैं, तो पुलिस ने अपनी दिफा के लिए फायर करना है। तो साहब, बहुत सारे मुकाबले जो दिखाए जाते हैं उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं। क्या वो मुकाबले ऊपर से हुक्म आर्डर के मुताबिक भी कोई होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे नहीं है कि कोई ऊपर से कहा जाता है। कोई क्रिमिनल का पॉलिटिकल सहूलतकारी बाकी मुकाबले नहीं अपने दिखाई तौर जाती? पे कुछ गलत काम करते हैं, जिस तरह मीरपुर खास में हुआ डॉक्टर कुंभार का। अब उस सिलसिले में भी कोई ऊपर से तो किसी ने नहीं कहा कि आप मुकाबला करें। तो ये फिर वो डॉक्टर कुमार को किसने तो बुलवाया?
ये तो आप क्लियर हो गया कि पुलिस ने मारा और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है और बेगुनाह उसको आग भी बिल्कुल लगाई जा गलत रही है हुआ। लाश ह्यूमन को। राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह के मुकाबले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अदालतें हैं, अदालत का अपना काम कहा है, हमारा अपना काम है। हाँ, इनकाउंटर में अगर कोई मरता है, जिस तरह रियल इनकाउंटर होता है, जिस तरह चाचर साहब ने कहा, तो वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह पकड़ के और इस तरह इलीगल ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो बिल्कुल गलत है। बेगुनाह जो मुकाबले होते हैं लोगों के और पुलिस के अंदर एक बहुत सारी माफिया जो मुकाबले की चैंपियन है, वो क्यों मुकाबले की चैंपियन है, वो अदालत से ऊपर क्यों फैसले करते हैं? नहीं, अदालत से ऊपर कोई नहीं होता है। बात में जैसे भाई ने बोला ना, असल में ये होता है, ज़्यादातर मुकाबले होते हैं कि आप कहीं रेड कर लेंगे या डाकू के साथ कहीं राह जाते हुए सामना आमना हो गया, तो फिर वहाँ मुकाबला हुआ, तो फिर उसमें कोई ये इंस्ट्रक्शन नहीं होती पहले से, भाई ये करो ये करो। हाँ, ये अफसरों की तरफ से हुक्म होता है कि यार फलां जगह पे ये क्राइम ये थोड़ा बढ़ रहा है, या कुछ लोफर जोर पकड़ गए हैं, जाओ इनको सफाई करो। तो फिर वो जब जाते हैं तो मुकाबले होते हैं, या भाग जाते हैं या मुकाबले होते हैं। और फिर अभी मुसीबत ये है कि वो जैसे पूरे मुल्क मुआशरे में डर ख़त्म हो गया है ना, तो वो अभी पुलिस पे फायर करना जो क्रिमिनल है या कच्चा क्रिमिनल है, वो पुलिस से डरता नहीं है। वो गोली चलाने से बात नहीं आता, ठा करो। खैर में 2 DSP अभी रिसेंटली देखें, मियाँ बीवी जो थे शिकारपुर में, सॉरी शिकारपुर में, हाँ शिकारपुर में, नज़ीर खुद साहब, पुलिस के अंदर जदीद साइंसी चीज़ें आ गई, क्या उससे पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तान में बेहतरी आने की कोई उम्मीद है? बहुत बेहतरी आई इन चीज़ों से, मज़ीद गुंजाइश है बेहतर बनाने की। आज भी ऑनलाइन FIR मुश्किल क्यों? देखें ये होनी चाहिए। मेरे ज़माने में हमने कोशिश की थी कि जिसकी FIR ना हो, ऑनलाइन हमें एप्लीकेशन भेजता और 24 घंटे में उसकी FIR हो जाती थी। और मेरे ख्याल में इस तरह सिस्टम करना चाहिए कि फ्रीली FIR रजिस्टर होनी चाहिए। ये राइट है हर ह्यूमन बीइंग का। लेकिन अब इस सिलसिले में ऑफिसर की अपनी वो पॉलिसी। चाचर साहब, जदीद सिस्टम के बावजूद पुलिस का सिस्टम वहीं की वहीं क्यों? इसलिए कि अभी जदीद जो क्रिमिनल है ना, वो भी जदीद हो गए हैं। कोई क्रिमिनल टेस्ट नहीं होता जदीद सिस्टम के बावजूद। सोसाइटी में जो माहौल है, असला ये वो भरमार है, तो वो जो है ना, वो ये सब फैक्टर्स हैं। पुलिस जहाँ तक मुमकिन है वो करते हैं, मगर क्राइम भी बढ़ रहा है, आबादी भी बढ़ रही है, वो कंट्रोल पहले वाला नहीं है। एक छोटा शहर होता था, पता था आज इस शहर में या गांव में कौन नया बाहर से कोई आदमी आया है या कोई जा रहा है। अब तो ये इतनी पॉपुलेशन है, अभी तो पता ही नहीं लगता कि कौन लोग आ गए हैं, कौन जा रहे हैं। नज़ीर साहब, आखिरी सवाल कि पुलिस कहती है सब कुछ ठीक है, तो फिर ठीक हो क्या रहा है? पुलिस ने कब कहा कि सब ठीक है? पुलिस हमेशा कहती है सब ठीक है। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस IG से लेके जिसकी देखो सब यही कहते हैं जी सब ठीक है, अमन अमान हमने कर दिया, पहले नहीं हुआ। क्राइम भी बढ़ता रहता है, पुलिस के एफर्ट्स भी चलते रहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि जंग है ना, वो चल रही है, तो ये चलती रहेगी जंग। कभी क्रिमिनल्स उसमें निकल जाते हैं, लैक ऑफ एविडेंस या आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, बट ये कि अक्सर पकड़े भी जाते हैं, सजाएं भी होती हैं इनको। मेहरबानी। हमारे साथ आज खरी बात में थे गुलाम कादिर थेबो साहब, साहबका एडिशनल IG पुलिस, CK चाचर साहबका DIG पुलिस, नज़ीर कुद साहब साहबका DIG पुलिस। पाकिस्तान के पुलिस के निज़ाम रिश्वत, थाना कल्चर, माफिया और पुलिस मुकाबले से लेके मंशियात फरोशी से लेके बहुत सारी चीज़ों की सरपस्ती तक खुलकर खरे खरे जवाबात दिए हैं। हज़ारों सवालात इस मौजू पे अभी बाकी हैं जिस पे बात होनी चाहिए, मगर प्रोग्राम का वक्त कम होने की वजह से बहुत सारे खरे सवालात और खरे जवाबात ना मिल सके। आने वाले प्रोग्राम खरी बात अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।